हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपीपी 2024 में होने वाली एग्ज़ाम का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल हिंदी और जीएस के मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहला मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। तो एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा किया गया निवेश जो है वह जावक निवेशक कहलाता है। क्या कहलाता है? जावक निवेशक। यहाँ पर क्या होता है? जावक निवेशक कहलाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा किया गया निवेश जावक निवेश कहलाता है। आप हमेशा याद रखिएगा क्या कहलाता है? जावक निवेश। जावक निवेश। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, भारत में निर्देशीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो यह था 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब था? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चला था। कब से? 1992 से 1997 तक। आई बात समझ में? भारत में निर्देशीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो 8वीं, और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1992 से 1997 तक था। एक बात और मैं बता दूं, तो जो निर्देशीय योजना होता है, जो निर्देशीय योजना एक प्रकार की आर्थिक योजना है जो किसी सरकार द्वारा आर्थिक निष्पादन को बढ़ाने के क्रम में बाजार की अपूर्त जानकारी एवं मिश्रित व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रयास के रूप में किसी सरकार द्वारा लागू किया जाता है। यह केंद्रीकृत से बहुत ज़्यादा क्या होता है? थोड़ा सा भिन्न होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा सवाल कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिंटन के समय काल की मानी जाती है? तो वह मानी नहीं जाती है। क्या चीज़ मानी नहीं जाती है? तो अफगान का युद्ध जो था लॉर्ड लिंटन के समय में था। बर्मा का युद्ध कब हुआ था? बर्मा का युद्ध, 3 बर्मी युद्ध लड़ा गया था। 3, यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ? 3 बर्मी युद्ध लड़ा गया था। 3 बर्मी युद्ध लड़ा गया था, हमको पता है। 3 बर्मी युद्ध यहाँ तो चलवा नहीं कर रहा है, 1 मिनट। 3 बर्मी युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला जो था, पहला आपका 1824 से 1826 के बीच में लड़ा गया था। कब? 1824 से 1826 के बीच में लड़ा गया था। और दूसरा जो आपका था, दूसरा 1852 से 1853 के बीच में लड़ा गया था। 1852 से 1853 के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद जो तीसरा था, यहाँ पर तीसरा जो युद्ध था यह 1885 में लड़ा गया था। कब? 1885 में। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के साथ, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो वह कौन सा था? बर्मा का युद्ध जो 1885 में लड़ा गया था, वह डफरिन के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? मुंडा विद्रोह 1899 सही है। बिल्लौर विद्रोह 1806 ये भी सही है। संथाल विद्रोह 1855 ये भी सही है। चुआर विद्रोह गलत है यहाँ पर। चुआर विद्रोह जो है, चुआर विद्रोह जो है 1798 से 1799 के बीच लड़ा गया था। 1798 से 1799 के बीच जो बंगाल के बाफुरा या फिर मिदनापुर ज़िले में हुआ था। इसमें क्या था? एक जमींदार था दुर्जन सिंह ने अपने 1500 अनुयायियों को लेकर के, इसमें चुआर विद्रोह में 1500 अनुयायियों को लेकर के 30 गांव पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या करता है? वह ब्रिटिश सरकार को चुनौती देता है और ब्रिटिश सरकार से वह पूरी तरह से लड़ता है। उसके बाद यहाँ पर फौसा मैगना एक है। तो फौसा मैगना जो है ज्वालामुखी, भैयाकार की घाटी, दादरी दरार घाटी, तो ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी, जो जापान में है। कहाँ है? जापान का हेंसू क्षेत्र, जहाँ पर हेंसू क्षेत्र में होगा, हेंसू क्षेत्र में होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। उसके बाद है नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? एक है नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं?
एक मैं बात बता दूं कि यहाँ पर तो कोई भी पेंसिल चल नहीं रही है सही ढंग से, तो क्या किया जाए। देखिए नदी दुर्ग या इस पे पढ़ाना उचित नहीं होगा, 1 मिनट में पेन, अब इस पे बताने में मज़ा आएगा, वैसे मज़ा नहीं आ रहा था। कहाँ गया, हाँ इधर पेन है, ले लेते हैं। तो यहाँ पर है नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नदी दुर्ग या बेट्टा कर्नाटक के राज्य में चिकबल्लापुर में क्या है, चिकबल्लापुर में शहर से 10 किलोमीटर और बंगलुरु से शहर से 10 किलोमीटर और बंगलुरु से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पहाड़ी है जो समुद्र तल से जो समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये हो गया आपका सही। तो इसका सही जवाब कौन था, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन गज़ल गायिका से संबंधित नहीं है, तो बेगम अख्तर, इनको अख्तर बाई फैजाबादी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी गज़ल से ही संबंधित हैं। उसके बाद यहाँ पर है मलिका पुखराज, ये भी गज़ल हैं। पीनाज मानिस, ये भी हैं। ये है हरि भाई वाराडकर जो हैं भक्ति गायक हैं, मतलब भक्ति, ये क्या करते हैं, भक्ति गीतों के गायक हैं। कौन है, भक्ति गीतों के गायक हैं। और है जो पनाज, यहाँ पर है जो पीनाज मनासी, एक भारतीय गज़ल गायिका हैं जिसने 1981 में गायन शुरू किया था और 20 से अधिक एल्बम बनाए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसने की थी, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन बलबन। तो अगर देखा जाए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर देखा जाए तो भारत में मुगल वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला है, ये बात हमको पता है। और गुलाम वंश भारत का प्रथम मुस्लिम राजवंश था। कौन, गुलाम वंश भारत का प्रथम मुस्लिम राजवंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन पूर्ण नहीं करवाया था, पूरा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ये हो गया आपका, इसका सही जवाब कौन सा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो सरकारिया आयोग ये भी है, पक्षी आयोग ये भी है, राजा मन्नार समिति ये भी है, कोठारी आयोग नहीं है। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद, एक बात जानिएगा कि कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में गठित 6वां आयोग था, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 के एक प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों एवं शिक्षा के सभी पक्षों का विकास हेतु समान सिद्धांतों एवं नीतियों के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के परामर्श के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। यहाँ पर हाई है, सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें पूछा है कि केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, केवल 1, 2 तथा 3 सभी। तो एक बात मैं बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो जब जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वह एक सूखे पाउडर में परिणित हो जाता है, और जब पाउडर में परिणित हो जाता है तो उसका क्या किया जाता है, उसमें जब जैसे ही जल मिलाते हैं तो वह ठोस बन जाता है, मतलब थोड़ा कठोर हो जाता है। और इसका निर्माण सजावट के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मूर्तियों के निर्माण में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी उड्डी जो टूट जाती है, जो प्लास्टर होता है वह किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आपका पहला, और उसके बाद तीसरा। और यहाँ पर है CaSO4 और हाफ H2O होता है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, मतलब 1/2 H2O होता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर कि भारतीय संसद में कौन सी स्थिति में संसद की सदस्यता की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित होते। ये बात तो सही है, जब आप 60 दिनों तक सदन में नहीं उपस्थित होंगे तो वह जो संसद होता है उस सीट को क्या कर सकता है, रिक्त घोषित कर सकता है। यदि वह सदस्य लगातार 45 दिनों तक न आया हो। उसके बाद यहाँ पर मतलब इसका जो सही ऑप्शन है वह है पहला। इसका सही जवाब जो है वह आपका पहला है कि भारतीय संसद में, मतलब यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद की सभी सभाओं में अनुपस्थित होता है तो क्या होता है कि उसकी सीट को रिक्त कर दिया जाता है। और किस आधार पर कर दिया जाता है, आपको हमेशा पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके अंतर्गत सदन भारतीय संसद में किसी सदस्य की सीट खाली घोषित कर सकता है। इसमें एक परिस्थिति है कि किसी सदस्य का संसद से अनुपस्थित रहना। यदि कोई सदस्य 60 से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो संसद उसकी सीट को क्या कर सकती है, रिक्त घोषित कर सकती है। और यह किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 101। तो हो गया आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र तथा ग्रीष्म सत्र, शीतकालीन सत्र। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है, जवाब क्या चाहिए। भारत में प्रायः 3 सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र तथा, देखिए इसमें 2 दिया है। कौन कौन दिया है, बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद एक होता है ग्रीष्म होता है, ये मतलब ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये तो हम तो सभी जानते हैं कि सभी सत्र होते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और ग्रीष्मकालीन सत्र जो होता है आपका, ग्रीष्मकालीन मतलब सत्र जो होता है, बजट सत्र जो होता है वह फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से अगस्त तक होता है। शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर तक होता है। जबकि एक बात हम जानते हैं कि बजट सत्र में सबसे लंबा सत्र तो वो हो गया यहाँ पर फरवरी से मई वाला, और बाकी सब छोटा है। सबसे छोटा जो है शीतकालीन सबसे छोटा है, शीतकालीन, जो कि वह नवंबर से दिसंबर तक है। तो इसका होना चाहिए शीतकालीन सत्र। कौन सा, शीतकालीन सत्र। कौन सा, शीतकालीन सत्र। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से यकृत से निकलने वाले पित्त रस का कार्य है। अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, वसा को छोटी छोटी गोलियों को खंडित करना। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, पीत रस कहने का मतलब पीत रस या पीत एक गहरे हरे से भूरे पीले रंग का एक द्रव होता है। क्या होता है, एक द्रव होता है। यह यकृत द्वारा बनाया जाता है और छोटी आंत में वसा के पाचन में सहायक होता है। एक बात जानिएगा कि यह सहायता करता है पाचन में, वसा के पाचन में। यह भोजन की मतलब अम्लीयता को भी उदासीन करता है, जिससे छोटी आंत को आवश्यक क्षारीय स्थिति प्रदान करता है। और उसके बाद यकृत मतलब यह क्या करता है, यकृत में यह क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में भी तोड़ता है, ताकि उस पर अग्नाशय की एंजाइम आसानी से क्रिया कर सके, कि एंजाइम उसमें आसानी से क्रिया कर सके। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए मैंने क्या क्या बताया, अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है, ये तो सही है। प्रोटीन अमीनो में परिवर्तित करता है, ये भी गलत है। इसका मतलब पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा मतलब केवल 3, यहाँ पर ये वाला आपका सही है। चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख अंग के उदाहरण हैं। किस प्रकार के समरूप हैं। समरूप क्या होता है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना तो भिन्न भिन्न होती है,
पर कार्य समान होते हैं समान आवृत्ति या समरूप अंग कहलाते हैं। हमेशा याद रखिएगा। यद्यप तितली, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख उड़ने पर समान कार्य करते हैं किंतु उनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हुई होती है। समरूप अंग समजात अंग के विपरीत होते हैं। इसके मतलब इसके कार्य समान होते हैं पर उत्पत्ति भिन्न होती है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, समरूप होते हैं। कि अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि 4 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 20 कूलम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर का परिभाषा मैं आप लोगों को बता दूं कि विभवांतर क्या होता है कि देखिए, विभव होता है और विभवांतर होता है। विभव तो विभव क्या होता है, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। और यहाँ से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर V बराबर क्या होता है, W/Q। तो कार्य पूछा है तो कार्य बराबर अगर निकालेंगे तो कार्य बराबर करेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो V × Q हो जाएगा। तो W बराबर V कितना दिया है, V आपका दिया है कितना, V दिया है 4 दिया है, V कितना दिया है 4 और Q दिया है 20। तो 4 दूनी 8 मतलब 80 जूल। कितना कार्य करना पड़ेगा, 80 जूल। बहुत ईजी था, यहाँ पर 80 जूल ये हो गया। बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब अभी कुछ देर बाद 3 घंटे बाद फिर आपको वीडियो मिल जाएगा।